4 जुलाई 2026 जयपुर के प्रताप नगर में शाम के करीब 5:43 पर जब 45 ईयर्स ओल्ड नीरज शर्मा जी अपने बेटे दिव्यांग को उसके कोचिंग सेंटर तक छोड़कर पैदल वापस अपने घर जा रही थी। वो रोड के बिल्कुल साइड से जा रही थी, जैसा कोई भी समझदार इंसान चलता है। लेकिन उसी समय उनके पीछे से एक व्हाइट कलर की एसयूवी करीब 130 की स्पीड से सीधा उन्हें टक्कर मारते हुए चला गया। टक्कर इतनी ज्यादा भयानक थी कि नीरज जी की बॉडी करीब 100 फीट दूर जाकर गिरी और ऑन द स्पॉट ही उनकी मौत हो गई। थोड़ी ही देर में वहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ जमा हो गई थी और सभी को यही लग रहा था कि एक और आम हिट एंड रन केस ही है, क्योंकि आए दिन हमारे देश में ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं। लेकिन ये केस बाकी केस से बिल्कुल ही अलग है। नीरज जी के एक्सीडेंट से कुछ हफ्ते पहले ही नीरज जी के घर की सीढ़ियों पर नींबू मिर्च, लाल सिंदूर और जलता हुआ नारियल फेंक कर चला गया था किसी ने। ऊपर से देखने में तो ये ब्लैक मैजिक किसी तांत्रिक टोटके जैसा लग रहा था, लेकिन इस केस की सच्चाई काफी ज्यादा चिलिंग है। ये ब्लैक मैजिक करके उन्हें हार्म पहुंचाने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि ये इसलिए किया जा रहा था ताकि वो ये सब देखकर डर जाए और डर कर अपने घर से बाहर निकल जाए। और जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकले, उन्हें हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। कुछ ऐसा प्लान था उनका जो ये सब चीजें कर रहे थे। और ये जो पूरा का पूरा प्लान था, ये किसी अजनबी ने नहीं बनाया था उन्हें मारने का, बल्कि ये सारा का सारा प्लान खुद उनकी अपनी सगी बेटी ने बनाया था। बट वाई वुड शी वांट टू डू समथिंग लाइक दिस टू हर ओन मदर? और इस सवाल का जवाब गेस करना ज्यादा भी मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि नीरज जी के जो करीबी लोग थे वो जानते थे कि ही वॉज अ वेल्दी पर्सन। वैसे तो नीरज शर्मा जी कोर्ट में एडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क थी और साथ ही करोड़ों की जमीन और प्रॉपर्टीज भी उनके नाम पर रजिस्टर्ड थी। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई समवन माइट वांट टू रिमूव देम फ्रॉम द पिक्चर। और इस टाइप के केसेस कुछ नए नहीं हैं। ऐसे मैक्सिमम केसेस में कल्प्रिट कोई फैमिली का मेंबर, कोई जान पहचान का ही होता है। और नीरज जी के जो इन लॉज थे वो भी कुछ इसी तरह के इंसान थे, जिनके साथ नीरज जी का रिश्ता उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि ये जो भी करोड़ों की प्रॉपर्टीज नीरज जी के नाम पर थी, वो एक्चुअली में नीरज जी के लेट हस्बैंड विजय शर्मा जी की हुआ करती थी। करीब 1-1.5 साल पहले विजय शर्मा जी की अननोन सर्कमस्टांसेस की वजह से डेथ हो गई थी। उनके डेथ के बाद उनकी फैमिली अंदर से बिल्कुल टूट गई थी, क्योंकि विजय शर्मा जी ही इकलौते अपने फैमिली के कमाने वाले सदस्य थे। विजय कुमार शर्मा जी की डेथ कैसे हुई उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो अपने पति को इस तरह अचानक खो देने की वजह से नीरज जी एक तो बहुत ही ज्यादा दुख में थी और बहुत ही ज्यादा अकेली भी पड़ गई थी, और साथ ही अपने बेटे को और बेटी को देखभाल करने के लिए, उन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी अब उनके ऊपर। अब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ जी को अपने इन लॉज की दुश्मनी भी सहनी पड़ रही थी, क्योंकि विजय शर्मा जी के डेथ से पहले वो अपना सारा का सारा प्रॉपर्टी अपनी वाइफ यानी नीरज जी के नाम कर दिए थे, ताकि उनके ना रहने पर भी नीरज जी और उनके बच्चों को कभी भी किसी भी चीज की कमी ना हो। लेकिन नीरज जी के इन-लॉज को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि नीरज जी के जो हस्बैंड थे यानी विजय शर्मा जी, वो कोर्ट में एक एलडीसी थे यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, और उनकी अनटाइमली डेथ के कारण कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के तौर पर ये गवर्नमेंट जॉब उनके एक फैमिली मेंबर को मिलने वाली थी। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो इंश्योर करती है कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि अपने फैमिली का इकलौता कमाने वाला मेंबर है, अगर उसकी अनटाइमली डेथ हो जाए तो उसकी ये गवर्नमेंट जॉब उसके स्पाउस या बच्चों को दे दी जाती है, टू इंश्योर कि उनके जाने के बाद भी उनका फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर रहे। लेकिन जिस स्कीम को इतना सोच समझ कर बनाया गया था, इतने भले काम के लिए बनाया गया था, एक टूटे हुए परिवार को बचाने के लिए बनाया गया था, उन्हें सिक्योरिटी देने के लिए बनाया गया था, वही स्कीम अब उनकी वाइफ और उनकी 24 साल की बेटी के बीच एक बहुत बड़ा टेंशन का कारण बन गया था। दरअसल जब कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की बात आई तो आयुषी ने नीरज जी से ये कहा कि उसे ये जॉब चाहिए, क्योंकि आयुषी को ये बात पता थी कि ऐसा गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना कितना मुश्किल होता है।
और यहाँ आयुषी को बिना कोई एग्जाम दिए, बिना कोई इंटरव्यू पास किए, बिना मेहनत के उसे ये जॉब मिल रही थी। इसलिए आयुषी चाहती थी कि ये जो गवर्नमेंट जॉब है वो उसे ही मिले। लेकिन आयुषी के मामा राकेश कुमार शर्मा जी ने नीरज जी को एडवाइस देते हुए कहा कि तुम ये जॉब खुद अपने लिए ही ले लो, नॉट बिकॉज ऑफ ग्रीड, क्योंकि ऐसा करके वो एक सेंसिबल डिसीजन ले पाते। और जब आयुषी के पिता यानी विजय शर्मा जी की डेथ हुई थी तब आयुषी ने जस्ट अपना 12th पास करा था। राकेश जी के ये एडवाइस देने के पीछे एक ये भी कारण थी कि कुछ सालों में या कुछ सालों बाद आयुषी की शादी हो जाएगी और वो अपने ससुराल में इतना ज्यादा बिजी हो जाएगी कि वो ये जॉब को टाइम न दे पाए। उसके लड़के के घर वाले ना चाहते हो कि आयुषी ये जॉब करे तो मजबूरन उससे ये जॉब हमेशा के लिए छोड़नी पड़ सकती थी। और इसके बाद नीरज जी और उसके बेटे के पास कोई इनकम सोर्स नहीं होता। देन हाउ वुड शी टेक केयर ऑफ हर सन एंड हरसेल्फ। तो इन्हीं सब रीजंस के कारण नीरज जी ने ये डिसाइड किया कि ये जॉब वो खुद ही करेंगी। लेकिन उनके इस डिसीजन के कारण आयुषी इतनी ज्यादा चिढ़ गई थी कि उसके और नीरज जी के बीच हमेशा झगड़े होने लगे थे। और बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि फाइनली आयुषी ने नीरज जी और अपने भाई के साथ रहना ही छोड़ दिया था और जयपुर में ही वो अपने अंकल मोहन स्वरूप के घर जाकर रहने लगी थी। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आयुषी के लाइफ का जो ये वाला हिस्सा है ये हमारे पास एक्चुअली में क्लियरली नहीं है, क्योंकि कुछ सोर्सेज ये सजेस्ट करती है कि आयुषी ने गुस्से में आकर अपना जो कनौली वाला घर था वो छोड़ दी थी और जयपुर के कल्याण कॉलोनी में अपने लेट फादर के मकान पर रह रही थी, जहां पहले सभी लोग रहा करते थे। और वहीं पर उनके अंकल का बेटा बलराम भी रहा करता था और ये दोनों साथ में एलएलबी में एडमिशन भी लिया था। और यहीं पर आयुषी ने पहली बार अपनी माँ को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान भी सोचने लगी थी। उसकी लाइफ का कोई सीरियस गोल या एम्बिशन था ही नहीं। शी वाज यंग एंड वो लॉ की पढ़ाई कर रही थी और वो चाहती तो अपने लाइफ में कुछ बड़ा कुछ प्रोडक्टिव कर सकती थी, लाइक हर मदर जिनकी उम्र उस टाइम पर 45 साल थी। बट स्टिल उसे जॉब पाने के लिए एक शॉर्टकट चाहिए था, लेकिन मेहनत करना वॉज नॉट हर थिंग। नाउ गुस्सा और नफरत किसी इंसान को किस लेवल तक अंधा कर सकती है, इसका प्राइम एग्जाम्पल आयुषी थी, क्योंकि उसने अपनी माँ से अलग होकर उस इंसान के करीब चली गई थी जो उसकी माँ से बहुत ज्यादा नफरत करा करता था और आए दिन उन्हें धमकी भी दिया करता था। ये वाली कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी, द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड। और मोहन स्वरूप के साथ रहते रहते आयुषी का रिश्ता उनके साथ गहरा होता गया, क्योंकि दोनों की नफरत का निशाना नीरज जी ही थी। मोहन स्वरूप को नीरज जी की प्रॉपर्टी चाहिए थी और दूसरी तरफ आयुषी को गवर्नमेंट जॉब। इसलिए आयुषी ने अपने अंकल के साथ मिलकर ऐसा घिनौना प्लान बनाया था जिससे उन दोनों की इच्छाएं पूरी होती। सरकारी नियमों के अकॉर्डिंग अगर नीरज जी को कुछ हो जाता तो उनकी जॉब उनके बच्चों को आसानी से मिल जाती। एंड सिंस जैसा मैंने आपको पहले बोला कि आयुषी का भाई बिल्कुल भी एबल नहीं था इस जॉब के लिए, तो इसीलिए ये जॉब सीधा सीधा आयुषी को मिलती और इसी लालच में आकर आयुषी ने अपनी माँ को मारने का प्लान बनाया था। आयुषी ने इस काम के लिए अपने अंकल मोहन स्वरूप को 5 बीघा जमीन ऑफर करी थी इस काम के बदले। जिन लोगों को बीघा नहीं पता मैं बता दूं, एक बीघा इज नॉट द सेम साइज एवरीवेयर इन इंडिया, क्योंकि हर स्टेट में इसकी साइज अलग अलग हो सकती है। तो मैं अपने एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ कि 5 बीघा करीब 1,36,000 स्क्वायर फीट होती है। एंड इस जमीन की वैल्यू करोड़ों में थी जो आयुषी ने अपने अंकल को ऑफर किया था और यही प्रॉपर्टी एक्चुअली में मोहन स्वरूप को चाहिए भी था। तो इसीलिए इस प्लान को सुनकर बलराम और उनके फादर मोहन स्वरूप इस काम के लिए मान जाते हैं और ये काम उन्हें इस तरीके से करना था कि सभी को ये एक नॉर्मल रोड एक्सीडेंट ही लगे, क्योंकि नीरज जी की डेथ में थोड़ा सा भी फाउल प्ले दिख जाता तो किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला था। तो इसीलिए उन्होंने कई महीनों तक इस प्लान पर काम करा और 7 लाख रुपए खर्च कर मोहन स्वरूप, आयुषी और बलराम ने 5 हिटमैन हायर करे थे। यहाँ पर भरतपुर का रहने वाला हेमंत शर्मा जिसकी उम्र 20 साल थी, वो इस हिटमैन की टीम को लीड कर रहा था। रोहित यादव, अरविंद शर्मा, मोहित शर्मा और आकाश शर्मा, ये चारों उसके टीम मेंबर्स थे और इन सब ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि नीरज जी की मौत को ये लोग एज अ रोड एक्सीडेंट पोर्ट्रे करेंगे।
और इस इंसिडेंट को बिलीवेबल बनाने के लिए नीरज जी की मोमेंट्स की पूरी जानकारी चाहिए थी इन्हें। इसीलिए मोहित शर्मा ने महीनों तक नीरज जी की मोमेंट्स को मॉनिटर करा कि कब वो घर से बाहर निकलती हैं, क्यों घर से बाहर निकलती हैं और कब घर वापस आती हैं। वो सब कुछ नोट डाउन कर रहे थे। और जब ये सब हो रहा था, नीरज जी को जरा सा भी भनक नहीं थी कि एक्चुअली में क्या हो रहा है उनके बैकग्राउंड में, कि उनकी ही बेटी उन्हें हमेशा से रास्ते से हटाने का प्लान बना रही है। उन्हें कुछ दिनों तक मॉनिटर करने के बाद पता चला कि वो रोज करीब शाम के 4:30 बजे घर से निकलती हैं अपने बेटे को कोचिंग सेंटर छोड़ने के लिए, वो भी पैदल, बिना कोई वक्त गवाए। आयुषी ने और मोहन स्वरूप ने एक्सीडेंट करने के लिए एक थार रेंट कर ली थी। और नेक्स्ट डे जब नीरज जी अपने घर से सामने बाहर निकली, तब ये पांचों लोग अपना अपना पोजीशन ले लिए और इंतजार करने लगे उनके वापस आने का। जब नीरज जी वापस अपने घर जा रही थी, तब उनका प्लान एग्जीक्यूट हुआ। थार उनके बेहद करीब से होकर गुजरी थी एंड दिस वाज नियर डेथ एक्सपीरियंस फॉर हर। लेकिन लकीली उसके हिटमैन इस बार अनसक्सेसफुल रहे। इस इंसिडेंट के बाद नीरज जी काफी ज्यादा डर रही थी। उन्हें भनक लग गई थी कि कोई ना कोई तो उनके जान के पीछे पड़ा हुआ है। और इसी बात की चिंता करते हुए नीरज जी अपने घर के सभी विंडोज परमानेंटली ब्लॉक कर दी और अपने घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास भी करवा ली और खुद को कुछ दिन अपने घर में ही बंद रखा। इस समय पर नीरज जी काफी ज्यादा अलर्ट हो गई थी, तो इन पांचों के पास अब इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा हुआ था। और ये लोग कुछ हफ्तों तक शांत रहे, लेकिन 27 जून को उनके घर पर एक बहुत ही डिस्टर्बिंग घटना हुई। दोपहर के अराउंड 1:30 बजे उनके सीसीटीवी कैमरा में एक डिस्टरबेंस कैप्चर हुआ। उनके घर के स्टेयरकेस पर किसी ने जलता हुआ नारियल, जलता हुआ कपड़ा और लाल सिंदूर किसी ने फेंका था, जो कि नीरज जी के ही थे बाय द वे। और ये सारी चीजें उनके बेटे ने नोटिस किया था, तब उसने फोन में रिकॉर्ड भी किया था ये सब। इसके अलावा एक स्ट्रॉ डॉल भी फेंका गया था वहां। और ये सारी चीजें पॉइंट आउट कर रही थी ब्लैक मैजिक की तरफ, जो कि नीरज जी पर किया जा रहा हो। और ये लोग किसी भी तरह नीरज जी के दिमाग में डर बैठा रहे थे, ताकि उन लोगों को दोबारा मौका मिल जाए अपने प्लान को अंजाम देने के लिए। ऑन 3 जुलाई शाम के वक्त नीरज जी अपने बेटे को कोचिंग सेंटर छोड़कर वापस घर के लिए जा रही थी। उन लोगों के प्लान मोशन में आए और इस बार उन लोगों ने कोई और लोकेशन चुनी इस लास्ट अटेम्प्ट को अंजाम देने के लिए। और इस बार हेमंत शर्मा ने एक व्हाइट स्कॉर्पियो रेंट की थी और स्कॉर्पियो आकाश शर्मा चला रहा था और उसके साथ पैसेंजर सीट पर अरविंद शर्मा बैठा हुआ था, जो इंश्योर करने वाला था कि कार जाकर सीधे नीरज जी को ही लगे। जब से नीरज जी घर से निकली हुई थी, मोहित शर्मा उनका कंटिन्यूअसली पीछा कर रहा था और वो ये सारे इंफॉर्मेशन आकाश और अरविंद तक पहुंचा रहा था, जो कि गाड़ी में बैठे हुए थे। और रोहित शर्मा पास ही में मोटरसाइकिल पे रेडी था। उनका प्लान था कि जब ये एक्सीडेंट हो जाए तो वो लोग कहीं गाड़ी को पार्क कर देंगे और मोटरसाइकिल से निकल लेंगे। इतनी डिटेल्ड प्लानिंग इन्होंने एक मामूली सी औरत को मारने के लिए करी थी। एंड अनफॉर्चुनेटली इस बार नीरज जी उन लोगों के बनाए हुए प्लान का शिकार बन गई। काम खत्म होते ही पांचों के पांचों हिटमैन वहां से फरार हो चुके थे और नीरज जी के बॉडी पर डैमेज इतने ज्यादा थे कि वो पहचान में नहीं आ रही थी। और तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस भी आ गई थी उस एक्सीडेंट स्पॉट पर। जब एम्बुलेंस बॉडी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची, तब नीरज जी को डेड ऑन अराइवल घोषित कर दिया गया था। हिटमैन ने काम खत्म होने के जस्ट बाद ही आयुषी और मोहन स्वरूप को खबर दे दी थी। जैसे ही आयुषी को पता चला, वो जल्दी से सीन पर पहुंची और उसने अपनी एक्टिंग शुरू कर दी। ही स्टार्टेड क्राइंग कि मेरी माँ के साथ ऐसा किसने कर दिया, अब वो कैसे अकेले इस दुनिया में रहेगी। एंड इट वॉज बिलीवेबल, क्योंकि कोई अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता था। इसीलिए शुरू में ये सबको एक हिट एंड रन केस लग रहा था, लेकिन राकेश शर्मा जी यानी आयुषी के मामा ने फाउल प्ले सस्पेक्ट किया, क्योंकि ये जो भी झगड़े चल रहे थे आयुषी और नीरज जी के बीच में जॉब को लेकर, वो सारा कुछ राकेश शर्मा जी को पता थी, क्योंकि वो इकलौते ऐसे इंसान थे जो कि नीरज जी से बहुत क्लोज थे और वो सारी बातें शेयर भी किया करती थी।
और राकेश शर्मा जी नीरज जी को बहुत सपोर्ट भी किया करते थे। इसलिए ही हैड मोर देन इनफ रीजंस टू बिलीव दिस थिंग कि इसमें आयुषी का जरूर कुछ ना कुछ रोल है। और राकेश जी का शक और भी गहरा हो गया जब उन्होंने ये नोटिस किया कि पहले दिन तो आयुषी बहुत रो रही थी, अपनी माँ के लिए बहुत गम में थी, लेकिन अगले ही दिन आयुषी का बिहेवियर बिल्कुल ही नॉर्मल हो चुका था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और अगले दिन से ही आयुषी अपने अंकल यानी मोहन स्वरूप और उनके बेटे बलराम से काफी ज्यादा बातें भी कर रही थी। और ये सब देखने के बाद राकेश शर्मा जी आयुषी के मामा को यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रहा था, और उसके बाद वो चुपचाप से जाकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च कर दिए। और उस एफआईआर में आयुषी के साथ उसके अंकल की फैमिली का भी नाम मेंशन करवाया था उन्होंने। अब ये डेथ एक नॉर्मल इंसान की तो थी नहीं, बल्कि एक लोअर कोर्ट के मेंबर की थी। तो इसी रीजन से पुलिस वालों ने इस रिपोर्ट को काफी सीरियसली लिया। ये जो एक्सीडेंट हुई थी नीरज जी की, वो जयपुर के प्रताप नगर में हुई थी। तो पुलिस वालों ने सबसे पहले वहां के सीसीटीवी कैमरास को चेक किया, जिसमें एक्सीडेंट की फुटेज को क्लियरली देखा जा सकता था। फुटेज से ये बात तो क्लियर हो गई थी कि उनकी ये एक्सीडेंट गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर की गई थी, क्योंकि गाड़ी की पैटर्न ही कुछ ऐसी थी। उसके बाद पुलिस वालों ने गाड़ी की डिटेल्स निकाली, एंड इसके बाद पुलिस वालों ने नीरज जी के घर पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरास को भी चेक किया, एंड उन्हें वो ब्लैक मैजिक वाले क्लिप्स भी मिले थे। क्रिमिनल्स ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। काम खत्म होने के बाद वो जो गाड़ी थी स्कॉर्पियो, उसे थोड़ी ही दूर पर अबैंडन कर दिया था उन्होंने, और लकीली पुलिस वालों को जल्दी ही वो गाड़ी मिल गई थी। और उस गाड़ी में नीरज जी के कुछ और बिलोंगिंग भी मिले थे, और साथ ही वो ब्लैक मैजिक वाला सारे मटेरियल्स भी मिले थे गाड़ी में। अब ये बात तो प्रूव हो गई थी कि 27 जून को उन लोगों ने ही वो सारे के सारे ब्लैक मैजिक वाले सामान फेंके थे उनके घर में। जब पुलिस वालों ने उस वाइट स्कॉर्पियो के ऑनर के बारे में पता लगाया, तो पुलिस वालों को एक बहुत बड़ा क्लू मिला। यहाँ पर पता चला कि हेमंत शर्मा नाम के एक आदमी ने 35,000 देकर ये गाड़ी रेंट पर ली थी। यही वो क्लू था जिसकी मदद से पुलिस वाले हिटमैन से लीडर तक पहुंची, और जल्दी ही मोहन स्वरूप, बलराम और बाकी लोगों के नाम भी एक एक करके सामने आने लगे। और पुलिस वाले बिना कोई वक्त गवाए मोहन स्वरूप को पकड़ा। लेकिन जब बलराम को पता चला कि पुलिस उन्हें लेने के लिए आई है, तो वो मौके से फरार हो चुका था। और अब पुलिस वालों की कड़ी इंटेरोगेशन के बाद मोहन स्वरूप बिल्कुल ही टूट चुका था, और उसने सारा का सारा सच पुलिस वालों को बता दिया। और उसने ये बताया कि आयुषी ने ही ये सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी रची थी। और ये सुनने के बाद पुलिस सीधा नीरज जी के गांव पहुंची, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। पुलिस वालों ने जब आयुषी के लिए वहां पहुंची, तब आयुषी उनसे कॉपरेट करने से साफ मना कर रही थी। और उस वक्त पर उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि पुलिस वालों को इसकी सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता चल चुका है। लेकिन पुलिस वालों ने आयुषी को ये भरोसा दिलाया कि ये सिर्फ एक नॉर्मल पूछताछ है। जैसे ही वो जयपुर पहुंची, उसे उसकी माँ के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। और अब तुम लोग को याद है कि आयुषी के फादर विजय शर्मा जी की अचानक से डेथ हो गई थी। इस केस में एक और शॉकिंग चीज बाहर आई है। आयुषी के मामा ने यानी राकेश शर्मा जी ने आयुषी के ऊपर ये क्लेम करा है कि आयुषी ने ही अपने फादर को मारने का प्लान बनाया था। राकेश जी का कहना है कि जब विजय जी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, तब आयुषी और उसका कजन बलराम उन्हें किसी अननोन हॉस्पिटल ले गए थे, और 3 महीनों तक ट्रीटमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था नीरज जी को। नीरज जी के बार बार पूछने पर आयुषी ने ये कहा कि उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है, और जब बाद में उन्हें घर लाया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि उनके कई ऑर्गन फेल हो चुके थे। और राकेश जी ने ये भी एलिगेशंस लगाए थे आयुषी के ऊपर कि उसने ही अपने फादर की फीडिंग ट्यूब निकाल दी थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। पुलिस वाले अब इन सारे सीरियस एलिगेशंस के ऊपर अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और आयुषी से पूछताछ कर रही है, जो फिलहाल कस्टडी में है। औरत को हमारे देश में देवी के रूप की तरह देखा जाता है, पर आए दिन ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें माँ, बीवी, बेटियां ये सारी चीजें कर रही हैं। प्लीज शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट।
कि तुम लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हो। और इसी के साथ ये केस अभी यहीं पर होल्ड पे है। Until we meet again, stay safe, stay healthy and keep smiling. Take care guys.